हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 की चैप्टर 14 में स्टडी करने वाले हैं ट्रांजिस्टर को। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन को समझा था। उसके बाद हम लोगों ने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डोपिंग, इम्प्योरिटीज, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसके बाइसिंग को, पीएन जंक्शन, उसके बाइसिंग को, इन सारे लेक्चर्स को। फिर उसके बाद हम लोगों ने सम स्पेशल पर्पस ऑफ पीएन जंक्शन जिसमें जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, इन सारे लेक्चर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर के ऊपर, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है। आप किसी को भी समझा सकते हैं ट्रांजिस्टर है क्या और इसका वर्किंग क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रांजिस्टर होता क्या है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर किसे कहेंगे? ट्रांजिस्टर का जो बनावट होता है, जैसे ये हम लोग जानते हैं कि ये पीएन जंक्शन है, ठीक है। ये पीएन जंक्शन है। इसमें क्या करना है कि एक और यहां पर हम एक जोड़ देंगे, ठीक है, पी टाइप। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ठीक है। पीएनपी, ये ट्रांजिस्टर कहलाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। और एक और हम बना सकते हैं जिसका नाम होगा, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर के तीनों हिस्सों का एक प्रॉपर नेमिंग है, प्रॉपर नाम है। वो क्या है देखिए, इस वाले को हम लोग बोलेंगे इमीटर। इस वाले को क्या बोलेंगे? इमीटर। इस वाले को क्या कहेंगे? तो ये बेस कहलाता है, ठीक है। और ये वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टर। ये कहलाता है बेस। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये इमीटर है, ठीक है, इमीटर। तो अब इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझेंगे कि इमीटर क्या है, बेस क्या है, कलेक्टर क्या है, ठीक है। तो इमीटर यहां पर क्या होगा? इमीटर, इसके साइज को हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसके डोपिंग को देखेंगे कि डोपिंग कैसी है। तो इमीटर हम किसे कहेंगे? इमीटर का साइज कैसा होता है? तो इमीटर का साइज होता है मॉडरेट, बीच का। डोपिंग इसकी हाई होती है, ठीक है। डोपिंग इसकी हाई क्यों है? क्योंकि नाम क्या है इसका? इमीटर। मतलब ये कि कुछ इमीट करने वाला है, कुछ निकाल कर देने वाला है, चार्ज पार्टिकल निकाल कर देगा। इस वजह से इसका नाम क्या है? इसकी डोपिंग कैसी है? हाई। उसके बाद आता है बेस। तो बेस के लिए कुछ खास नहीं है। इसका साइज कैसा होगा? पतला, थिन, और डोपिंग भी इसकी लो होगी। उसके बाद आता है कलेक्टर। तो कलेक्टर का साइज लार्ज होगा। क्यों लार्ज होगा? क्योंकि इसका नाम क्या है? कलेक्टर। ये कलेक्ट करेगा। जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं जो विकेट कीपर होता है उसके हाथ में ग्लव्स होते हैं, तो और ग्लव्स का साइज बड़ा होता है क्योंकि उसे हर बॉल, मैक्सिमम बॉल को कलेक्ट करना होता है। इस वजह से उसको ग्लव्स दी जाती है ताकि सरफेस एरिया बड़ा हो और वो बॉल इजीली कलेक्ट कर सके। इसलिए इसका कलेक्टर का साइज कैसा होगा? लार्ज। डोपिंग कैसा होगा? तो मॉडरेट, ठीक है। डोपिंग कैसा होगा? मॉडरेट। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसमें भी इमीटर होगा, बेस होगा और कलेक्टर होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसके सिंबल को हम लोग समझेंगे। सिंबल क्या होता है? तो इसके सिंबल को अगर हम देखें तो सिंबल यहां पर हम इसका बनाते हैं सिंबल, ठीक है। सिंबल होता है एक सर्कल और इसमें एक ये इस तरह का दिया जाता है। तो ये एक स्टैंड टाइप का है और इसमें से दो एरो ऐसे निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। दो लाइन ऐसे निकाल दी जाती है। अब देखिए इसमें कौन सा बेस है, कौन सा इमीटर है। तो ये साफ, ये जो स्टैंड टाइप का है इसको हम लोग कहेंगे बेस। ये बेस है। और अब यहां पर मुद्दा फंस रहा है कि इसको इमीटर बोले या इसको कलेक्टर बोले। अगर हम राइट वाले को कह देते हैं कि राइट वाला इमीटर है और लेफ्ट वाला कलेक्टर है, तो फिर आप कहिएगा कि ठीक है, राइट वाला इमीटर है, लेफ्ट वाला कलेक्टर है। लेकिन जब हम इसे पलट देंगे तो लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में, और फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक प्रॉपर एक एरो यूज कर रहे हैं, ठीक है। एरो से क्या मतलब है कि इस वाले से कुछ निकल रहा है, ठीक है। या एरो अगर हम अंदर दे देंगे डाउनवर्ड इसके तरफ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कुछ इसमें जा रहा है, तो कुछ इमिट कर रहा है,
ये कुछ निकाल कर दे रहा है, कुछ इमिट कर रहा है, इस वजह से ये वाला कहलाएगा इमीटर, ये वाला कहलाएगा इमीटर और ये कहलाएगा कलेक्टर। तो ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, इस सिंबल में किसे क्या कहेंगे ये इजीली समझ में आ रहा है कि ये बेस है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर। अब बात है कि इसमें पीएनपी कौन होगा और एनपीएन कौन होगा। ठीक है, पीएनपी और एनपीएन, दो यहां पर सिंबल ले लेते हैं, पीएनपी कौन होगा और एनपीएन कौन होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एरो देते हैं, इसमें एरो देते हैं इस तरह और इसमें एरो देते हैं इस तरह। ठीक है, तो अब देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहां से कहां फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पर इधर अगर यहां से एरो इधर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इसमें अगर इधर से इधर फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो जब ये एन है तो ये भी एन हो जाएगा और जब ये पी है तो ये भी पी हो जाएगा। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है ये समझ गए, ट्रांजिस्टर होता क्या है ये समझ गए। अब इसमें ट्रांजिस्टर दो तरह का होगा, पीएनपी और एनपीएन, तीनों के अलग अलग नाम है, इमीटर, बेस, कलेक्टर। इमीटर कैसा होगा, बेस कैसा होगा, कलेक्टर कैसा होगा, इसका सिंबल क्या है, पीएनपी कैसे दिखाएंगे, एनपीएन कैसे दिखाएंगे, ये समझ गए। अब इसमें एक रिमार्केबल चीज जो हमें नोट करनी है, जो आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मिलेगा, वो नोट ये है कि इसमें जब भी इमीटर जो होगा, जो इमीटर होगा, इमीटर is always connected in forward biasing, emitter is always connected in forward biasing। इमीटर को जब भी हम कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड में, ठीक है। और जो कलेक्टर होगा, ठीक है, जो कलेक्टर होगा, तो कलेक्टर इज always connected in, collector is always connected in reverse biasing, ठीक है। कलेक्टर हमेशा कैसा कनेक्ट होगा, रिवर्स में, ठीक है। इमीटर कैसा होगा, इमीटर होगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, ठीक है। और कलेक्टर कैसा होगा, तो कलेक्टर कनेक्ट होगा हमेशा रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। ये समझ गए। अब ये जो ट्रांजिस्टर है, इसको सर्किट में हम कैसे ऐड करें, तो हम तीन तरह से सर्किट बना सकते हैं। तीन तरह से सर्किट जो बनाएंगे वो कौन कौन है, देखिए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि ये इस तरह का सर्किट है अगर, ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये हमारा, ठीक है। ये इमीटर है, ठीक है। इमीटर को कैसे जोड़ना है, इमीटर को कैसे जोड़ना है, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये इमीटर है, इमीटर को जोड़ेंगे, ये निगेटिव है, तो इस वजह से ये निगेटिव है, इस वजह से ये जुड़ेगा निगेटिव, पॉजिटिव, और यहां ये अर्थिंग, और फिर ये कलेक्टर है, और कलेक्टर को कैसे जोड़ना है, रिवर्स में। तो ये निगेटिव है, इस वजह से प्लस, ठीक है। ये तो यहां पर देखें तो ये इमीटर है, कलेक्टर है, बेस है। बेस इमीटर के साथ भी जुड़ा है, बेस कलेक्टर के साथ भी जुड़ा है। जब बेस इमीटर के साथ भी है, कलेक्टर के साथ भी है, तो इसका नाम होगा कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट, ठीक है। दूसरा डायग्राम देखें तो फिर से ये और इस तरह है अगर, ठीक है। तो ये फिर से एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, और ये इमीटर है, ठीक है। तो इमीटर एन है और इमीटर, ये एरो वाला इमीटर है। इमीटर कैसे जुड़ेगा, फॉरवर्ड, इसलिए ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। उसके बाद ये कलेक्टर है, कलेक्टर कैसा जुड़ता है, रिवर्स। तो ये निगेटिव है, इस वजह से
प्लस, और ये इधर अर्थिंग दे देंगे, ठीक है। तो ये इसमें देखिए, तो ये इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। इमीटर बेस के साथ जुड़ा है, इमीटर कलेक्टर के साथ जुड़ा है, इसलिए इसका नाम होगा कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट, ट्रांजिस्टर सर्किट, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है, देखिए फिर से एक सर्किट बनाएंगे और ठीक है, ये फिर से आपका PNP ट्रांजिस्टर है और ये कलेक्टर है, ठीक है। इमीटर कैसा जुड़ेगा, तो इमीटर जब भी जुड़ेगा फॉरवर्ड बाइसिंग, तो ये N है, इस वजह से ये जुड़ जाएगा माइनस प्लस, ये अर्थिंग, और ये कलेक्टर कैसा जुड़ेगा, तो कलेक्टर जुड़ेगा रिवर्स, तो ये प्लस है इसलिए माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर देखिए कलेक्टर है, ये इमीटर है और ये बेस है, तो यहां पर कलेक्टर इमीटर के साथ भी है, कलेक्टर बेस के साथ भी, इसलिए इसे कहेंगे कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर सर्किट, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर सर्किट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि ट्रांजिस्टर क्या है। तो दो तरह के हम लोग सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे, सेम टाइप के सेमीकंडक्टर को साइड में रखेंगे और एक डिफरेंट को बीच में लाकर हम डाल देंगे, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर कहलाएगा। दो तरह का होगा, PNP और NPN। इस तीनों का एक प्रॉपर नाम है, इमीटर बेस कलेक्टर। इमीटर क्या है, बेस क्या है, कलेक्टर क्या है। इसका सिंबल हम लोगों ने देख लिया, एरो वाला इमीटर होगा, बिना एरो वाला कलेक्टर होगा, और जो बेस के स्ट्रक्चर का होगा उसको बेस ही कहेंगे। इसको पहचानने का तरीका कि पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो होती है, इसलिए PN, और ये N है तो ये भी N हो जाएगा, P to N, ये P है तो ये भी P हो जाएगा, तो NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इमीटर जब भी कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग में, कलेक्टर जब भी कनेक्ट करेंगे रिवर्स बाइसिंग में। अब यहां पर तीन तरह के सर्किट है हमारे पास, ठीक है। एक बार हमने बेस को कॉमन रखा, एक बार हमने इमीटर को कॉमन रखा, और एक बार हमने कलेक्टर को कॉमन रखा। क्लास 12 के चैप्टर 14 में जो सिलेबस है आपका, वो सिलेबस कहता है कि हम पढ़ेंगे ये वाला सर्किट, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट के हर एक चीज को, हर एक पहलू को समझने वाले हैं, इसके एक्शन को समझेंगे, और जो इसका एक्शन होगा उस एक्शन के बेसिस पर, मतलब ये जो एक्शन है उसके कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझना है और समझ में आएगा भी, ठीक है। और उस कंसेप्ट को जब आप समझ लीजिएगा तो इसका हम लोग तीन तरह से यूज करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया है, स्विच के तौर पर, एम्पलीफायर के तौर पर और ऑसिलेटर के तौर पर। तो ये तीनों जब आप इसके कंसेप्ट को समझ लीजिएगा तो ये तीनों समझना आसान है। समझिए कि इसका कंसेप्ट ही 80% है, वो तीनों, ठीक है, स्विच, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग समझेंगे कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट। इसमें दो पहलू है जो बहुत ही दिमाग में रखनी है हमारे, कि इमीटर कैसा कनेक्ट होगा फॉरवर्ड बाइस्ड, कलेक्टर कैसा कनेक्ट होगा रिवर्स बाइस्ड, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम इसके एक्शन को समझेंगे कि जब हम ऐसा कनेक्शन करेंगे तो एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हम समझ रहे हैं एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर के एक्शन को समझेंगे, और ये बेसिक है, यही कंसेप्ट है, और ये ही कंसेप्ट पूरा यूज होगा स्विच में, ऑसिलेटर में और एम्पलीफायर में, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका जो सर्किट है, ठीक है, जो सर्किट था हमारे पास उसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर है, इमीटर कैसा जुड़ेगा फॉरवर्ड बाइस्ड, तो ये चूंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव P है इस वजह से ये फॉरवर्ड बाइस माइनस प्लस, प्लस माइनस
और इधर कलेक्टर जोड़ देना है, रिवर्स बायसिंग, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये इधर अर्थिंग, ठीक है। तो ये हमने इसके सर्किट डायग्राम को बना लिया है। अब इसमें समझना है ये वाला जो हिस्सा है ये इनपुट है, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। अब यहां पर इसे इनपुट को हम लोग कहते हैं VBB, VBB, इनपुट वोल्टेज को हम लोग डिनोट करेंगे VBB से, आउटपुट वोल्टेज को हम लोग डिनोट करेंगे VCC से, ठीक है। यहां पर एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस लगा दें अगर, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हम लोग यहां मान लीजिए अगर लगा दें, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ये रेजिस्टेंस है हमारे पास R इनपुट और ये रेजिस्टेंस है R आउटपुट। इस दोनों के बीच में ये हमारे पास इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है, ठीक है, बेस है। तो इस दोनों के बीच में अगर हम एक वोल्ट मीटर जोड़ दें तो ये वोल्टेज बताएगा किसके किसके बीच में, बेस और इमीटर के बीच में, इसलिए लिखेंगे VBE। और यहां पर अगर हम एक वोल्ट मीटर जोड़ दें तो ये हमें बताएगा वोल्टेज किसके किसके बीच में, कलेक्टर और इमीटर के बीच में, इसलिए इसको लिखेंगे VCE, ठीक है, VCE, ठीक है। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। लेकिन इसके एक्शन को समझने के लिए एग्जाम में आप यही बनाएंगे, इसी डायग्राम को ड्रॉ करना है, लेकिन चूंकि हमें इसके एक्शन को समझना है, इस वजह से हम इसका वो वाला फिगर बनाएंगे, P बॉक्स वाला फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए उस बॉक्स वाले फिगर को देखना है, फिर उसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से फुल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या है, ठीक है। ये ठीक है, PNP हमने लिया है, सॉरी NPN हमने लिया है, तो ये N, ये P और ये N, ठीक है। इसमें ये इमीटर है, ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, ठीक है। इसको इमीटर कॉमन इमीटर है, तो इमीटर को कॉमन कैसे करेंगे, देखिए इमीटर को कॉमन करना है तो यहां से इमीटर के से लाएंगे और कॉमन है और फॉरवर्ड बायस्ड, इमीटर फॉरवर्ड बायस्ड, तो ये माइनस माइनस प्लस और यहां पर एक स्विच दे देते हैं और फिर यहां पर एक स्विच दे देंगे और फिर यहां से ये हमने बेस को कनेक्ट कर दिया, इमीटर को बेस से कनेक्ट कर दिया। अब इमीटर को कलेक्टर से कनेक्ट करेंगे, तो इमीटर को कलेक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। यहां पर हम एक रेजिस्टेंस मान लीजिए दे देते हैं, ठीक है, और कलेक्टर रिवर्स बायस्ड होगा, कलेक्टर रिवर्स बायस्ड होगा, इसलिए N है, इस वजह से यहां से हम निकालते हैं और कनेक्शन निकालकर इसका, ठीक है, कनेक्शन निकाल करके ये N है, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और ये यहां पर हमने इसका कनेक्शन कर दिया। तो ये डायग्राम है। अब इसके डायग्राम से हम लोग पूरा कंसेप्ट ले लेंगे कि ये क्या है। ये इनपुट है VI, ये VO आउटपुट, जिसको हम लोग VBB बोल रहे हैं, और आउटपुट को क्या बोल रहे हैं, VCC, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम जोड़ दें, ठीक है, इसको हम जोड़ सकते हैं यहां पर इस तरह से डॉट लाइन से, ठीक है। अब देखिए यहां इमीटर से करंट कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर हम स्विच ऑन कर दें तो करंट इधर से आएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये वाला करंट हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला कलेक्टर इमीटर करंट हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे IE, ये इमीटर करंट हो गया, ठीक है, I और बेस में E इमीटर करंट, और पॉजिटिव टू नेगेटिव यहां से कौन सी करंट जाएगी, पॉजिटिव से ये बेस वाली करंट हो जाएगी, IB बेस में जा रही है बेस करंट, और ये पॉजिटिव है, इस वजह से इधर से कौन सी करंट आएगी, IC, और यहां पर भी IC, ठीक है। तो देखिए इधर से IC आ रही है, इधर से IB आ रही है, दोनों मिलकर यहां पर जो करंट बनाएगी वो क्या हो जाएगी, IE। तो यहां पर हम इक्वेशन ऑफ करंट लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट क्या है? देखिए इक्वेशन ऑफ करंट है, इधर से IC आ रही है, इधर से IB आ रही है, दोनों मिलेगी और मिलने के बाद यहां IE कंप्लीट। तो हम इक्वेशन ऑफ करंट क्या लिख सकते हैं? IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। ठीक है, IE बराबर हो गया IC प्लस IB। ये इक्वेशन ऑफ करंट हमने निकाल लिया। ठीक है, यहां पर भी देख सकते हैं, इसमें भी अगर हम करंट डिनोट करें तो ये IE, ये यहां से IC और ये यहां से IB। ठीक है, तो देखिए IC यहां पर क्या, सॉरी ये पॉजिटिव है, इस वजह से डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से IC आई, ठीक है, यहां से IC आ रही है, यहां से IB आ रही है और दोनों मिलकर ये IE। सेम चीज अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। इक्वेशन ऑफ वोल्टेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो देखिए इक्वेशन ऑफ वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? VEC, V, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज निकाल रहे हैं E और C के बीच में, तो लिखेंगे VEC। VEC बराबर हो जाएगा VEB बराबर VEB प्लस VBC। VBC ये हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, अब इतना में कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन ऑफ करंट हमने निकाल लिया है और इक्वेशन ऑफ वोल्टेज भी निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो अब इसके बाद देखिए, अब इसके एक्शन को समझना है। इक्वेशन ऑफ करंट हमने निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज हमने निकाल लिया, अब इसके करंट को हमें देखना है। तो करंट यहां पर अब थोड़ा ध्यान से समझिए कि इमीटर और बेस, इमीटर और बेस कैसा जुड़ा है। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं, देखिए मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी और ये है माइनॉरिटी। इमीटर, इमीटर के लिए अगर हम काम करें तो इमीटर का मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनॉरिटी कौन है? होल्स। बेस के लिए अगर हम काम करें तो बेस का मेजॉरिटी कौन है? होल्स। माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद कलेक्टर, कलेक्टर के लिए देखिए तो कलेक्टर का मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी कौन है? होल्स। अब यहां पर बात समझिए कि ये जो E और B है इसको कैसा हमने किया है? फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, E और B को हमने कैसा कर दिया है? फॉरवर्ड बाइसिंग। E और B को हमने फॉरवर्ड बाइसिंग कर दिया। ठीक है, और जो कलेक्टर है, ये कलेक्टर है, ठीक है, कलेक्टर को हमने कैसा कर दिया है? रिवर्स बाइसिंग। कलेक्टर का कैसा बाइसिंग है? रिवर्स बाइसिंग। अब थोड़ा ध्यान से इसको समझिए, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए अगर बेहतरीन से तो आप बेशक डिसलाइक मार सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इमीटर और बेस दोनों का हमने क्या कर दिया है? फॉरवर्ड बाइसिंग। कलेक्टर कैसा है? रिवर्स बाइसिंग। अब यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग, थोड़ा हम अपने नॉलेज को पीछे ले जाते हैं, पिछले टॉपिक में जहां हमने बाइसिंग पढ़ा था। जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो क्या होता है? डिप्लेशन लेयर घटने लगता है, फॉरवर्ड करंट फ्लो होने लगती है, डिप्लेशन लेयर घटने लगता है, मेजॉरिटी करंट फ्लो होने लगती है और करंट के मैग्नीट्यूड में बहुत इजाफा हो जाता है, क्योंकि जो डिप्लेशन लेयर है वो एक्चुअली में क्या है? पोटेंशियल बैरियर, और पोटेंशियल बैरियर खत्म है तो कोई रुकावट नहीं, इसलिए मेजॉरिटी करंट। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर के जो विड्थ हैं वो बढ़ने लगते हैं, डिप्लेशन लेयर बढ़ने लगता है। तो डिप्लेशन लेयर बढ़ने से क्या होता है? मेजॉरिटी करंट फ्लो नहीं होती है, माइनॉरिटी करंट फ्लो होती है, रिवर्स करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन और बेस, सॉरी इमीटर और बेस कैसा जुड़ा हुआ है? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में इसका डिप्लेशन लेयर इतना था, ठीक है, इसका डिप्लेशन लेयर कितना था? इतना था। जब हम इसको फॉरवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड बाइसिंग में इसका डिप्लेशन लेयर घटने लगेगा और घटते घटते इतना पहुंच जाएगा। तो इसका डिप्लेशन लेयर क्या हो गया? घट के इतना सा हो गया। ठीक है, इसका डिप्लेशन लेयर घट के इतना सा हो गया।
जब हम कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग किए तो इसका डिप्लेशन लेयर बढ़ के इतना हो जाता है, ठीक है। ये डिप्लेशन लेयर है, ये जो है डिप्लेशन लेयर है, इसको dx मान बोल देते हैं और इधर वाले को dy बोल देते हैं, ये dy, ठीक है। अब देखिए जो dy है, डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, घट गया, इधर डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम यहां पर ये वाला हिस्सा मेरा क्या है, इनपुट, ये वाला हिस्सा क्या है, आउटपुट। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हमने इनपुट में क्या किया, ठीक है। हम अगर इनपुट के बारे में देखें तो हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो हमने क्या किया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, जब हम ये करंट है, कौन सी करंट, तो ये इमीटर करंट या सॉरी बेस करंट है, ठीक है, बेस करंट, और ये हमने वोल्टेज दिया, ठीक है। वोल्टेज कैसा दिया, इनपुट वोल्टेज दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे यहां पर ये जो हमारे पास जो वोल्टेज है ये रेगुलेट कर सकते हैं हम, ये वेरिएबल वोल्टेज है, ठीक है। अब देखिए अभी सिर्फ हम इनपुट के लिए काम कर रहे हैं, आउटपुट का काम बाद में करेंगे। हम इस दोनों को ले रहे हैं, इस दोनों को हमने फॉरवर्ड बाइसिंग किया है, इमीटर और बेस को फॉरवर्ड बाइसिंग किया है। फॉरवर्ड बाइसिंग से डिप्लेशन लेयर घट जाएगा, घटने से क्या होगा, धीरे धीरे ये डिप्लेशन खत्म हो जाएगा और मेजॉरिटी करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए हम वोल्टेज देते गए, हम वोल्टेज देते जा रहे हैं और करंट कुछ नहीं बन रहा है क्योंकि डिप्लेशन लेयर, हम वोल्टेज देते गए और कोई करंट नहीं बन रही, है, डिप्लेशन लेयर घट रहा है, और घटते घटते डिप्लेशन लेयर एक वक्त ऐसा आएगा कि डिप्लेशन लेयर वैनिश हो गया, और डिप्लेशन लेयर जैसे ही वैनिश होता है मेजॉरिटी करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहां से हम वोल्टेज बढ़ाते गए, डिप्लेशन घटता गया, डिप्लेशन वैनिश हो गया, मेजॉरिटी करंट फ्लो होनी शुरू हो गई। तो इस वाले वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो वोल्टेज है इसका नाम क्या रखा हमने, नी वोल्टेज, ठीक है। नी वोल्टेज इसको बोलते हैं, ये हम लोगों ने फॉरवर्ड बाइसिंग में पढ़ा है। नी वोल्टेज है, इस वोल्टेज पर करंट बननी शुरू हो गई, ठीक है। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया, आउटपुट में क्या होगा वो अब हमें देखना है। आउटपुट में क्या होगा, तो हम यहां पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यहां पर हमने क्या किया है कि यहां पर हमने क्या किया, इनपुट दिया, डिप्लेशन लेयर घट गया, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए देखिए हम यहां पर काम कर रहे हैं, ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में क्या होगा, तो यहां पर हम फिर से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, यहां पर हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बना दिया। अब यहां जो इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं और IB, तो आप एक नॉलेज जानते हैं, जब आपने ये फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग पढ़ा होगा तो आपने कहा होगा, आपने ये देखा होगा कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो करंट, मेजॉरिटी करंट फ्लो होती है, और करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मिली एम्पियर में होता है, ठीक है। यहां हम लोग मिली एम्पियर नहीं लिखने वाले, करंट का मैग्नीट्यूड किस में होता है, मिली एम्पियर में, कब, फॉरवर्ड बाइसिंग में। लेकिन यहां हम मिली एम्पियर नहीं लिखेंगे, यहां हम क्या लिखेंगे, माइक्रो एम्पियर। अब आपके दिमाग में ये सवाल आने चाहिए कि यहां माइक्रो क्यों लिख रहे हैं, इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि जो हम इनपुट, आप साफ देखिए इनपुट में कितना वोल्ट, कितना बड़ा बैटरी लगा है, सिंगल सेल लगा हुआ है। आउटपुट में कितना लगा हुआ है, बहुत ज्यादा बैटरी लगी हुई है, नंबर ऑफ सेल ज्यादा है। इस वजह से इनपुट वोल्टेज कम होता है, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होता है। और इनपुट वोल्टेज को क्यों हम लोग कम रखते हैं, ये जब हम आगे इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस समझेंगे तो वहां आपको और क्लियर हो जाएगा कि इनपुट वोल्टेज हम कम क्यों रखते हैं। तो ये वाली करंट, बेस करंट, जनरली फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजॉरिटी करंट फ्लो होती है और करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मिली एम्पियर में होता है। लेकिन यहां पर हम माइक्रो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि
जहां जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो बहुत कम है, वेरी स्मॉल, बहुत कम है, आउटपुट क्या है, बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये कम है, इस वजह से करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कम होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां हम कहीं पर ऐड कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज इज इनपुट VI वोल्टेज इनपुट लेस देन V आउटपुट। आउटपुट में जो हम लोग वोल्टेज यूज करेंगे वो ज्यादा है और इनपुट में जो हम लोग वोल्टेज यूज करेंगे वो कम है, ठीक है। इस वजह से ये माइक्रो एम्पियर में करंट बनेगी। अब हम आते हैं अपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में देखिए यहां हम क्या कर रहे हैं हमने यहां बैटरी चेंज करी, वोल्टेज उसका चेंज किया, डिप्लेशन लेयर घटता चला गया, करंट इसमें बननी शुरू हो गई, करंट बनते बनते है ना डिप्लेशन लेयर खत्म हुआ, नी वोल्टेज करंट मैक्सिमम और कितनी, माइक्रो एम्पियर में। अब आउटपुट में क्या होगा, देखिए आउटपुट में क्या होगा कि जब हम यहां से वोल्टेज चेंज करेंगे, जब हम वोल्टेज बनाएंगे, तो एक चीज देखिए कि जो बेस के लिए माइनॉरिटी है, जो बेस के लिए माइनॉरिटी है वो इमीटर के लिए क्या है, मेजॉरिटी है। इसको देखिए थोड़ा, ठीक है, जो बेस का माइनॉरिटी है वो इमीटर का मेजॉरिटी है, जो इमीटर का माइनॉरिटी है वो बेस का मेजॉरिटी है। और हम क्या कर रहे हैं, यहां वोल्टेज बढ़ाकर डिप्लेशन खत्म कर रहे हैं। तो जब हम डिप्लेशन खत्म करेंगे तो इस दोनों के बीच में जो दरार है, जो पार्टीशन है, वो खत्म होने लगेगा। और जब वो पार्टीशन खत्म होने लगेगा तो इसके पास इससे ज्यादा, मतलब इसके पास जो माइनॉरिटी है वो इसको मिलने लगेगी। इसको एक एग्जांपल से समझिए, अगर ये कंफ्यूजन है तो एक एग्जांपल से और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास चावल है, ठीक है, मेरे पास चावल है और मेरे पास सब्जी नहीं है। मेरे पास चावल है, सब्जी नहीं है। यहां पर कोई है, ठीक है, जिसके पास सब्जी है लेकिन चावल नहीं है। मेरे पास चावल है, सब्जी नहीं है, इसके पास सब्जी है, चावल नहीं है, ठीक है। तो अब जो मेरे पास माइनॉरिटी है वो इसका मेजॉरिटी है। अब हम दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे धीरे धीरे। अब मान लीजिए कि हमारे बीच में एक दीवार है, ठीक है, हमारे बीच में एक दीवार है और वो ऐड चल रही है कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, ठीक है। अब वो भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, दीवार तोड़ना है क्योंकि उधर वो है जिसके पास सब्जी ज्यादा है, चावल कम है, और मेरे पास चावल ज्यादा है, सब्जी कम है। अब हम क्या करते हैं, अपने दीवार से ऐसे हाथ उठा करके ऐसे देते हैं। 10 प्लेट हमने चावल दिया, क्योंकि इस जो दीवार है हमारे बीच में वो हमें इतना ही अलाउ कर रहा है कि हम 10 प्लेट चावल दे। तो उधर कितने लोग खा लेंगे, 10 लोगों ने खाना खा लिया, ठीक है। तो उसी तरह ये बैरियर क्या कर रहा है, जैसे हम बढ़ा रहे हैं ये दीवार कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर किया, मान लेते हैं 100, तो 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, 100 वोल्टेज बढ़ रहा है, 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये इतनी करंट बनी, उसके बाद ये ट्रांसफर नहीं हुआ। 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 100 इलेक्ट्रॉन से करंट इतनी बनी, उसके बाद अब 100 से ज्यादा हो नहीं रहा है क्योंकि मैंने 10 ही प्लेट दिया है। अगर प्लेट वाले कंसेप्ट से समझे, 10 प्लेट देकर इस लेवल पर, ये जो हाइट है, जो दीवार है मेरे और इसके बीच में, इससे बस हम 10 ही प्लेट दे पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो 10 प्लेट के बाद वो उधर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अब दीवार थोड़ा सा ऊपर से तोड़ दिया हमने, ठीक है, मेहनत लगाया और दीवार तोड़ दिया। अब तक मेरा एक हाथ जा रहा था, अब हम दोनों हाथ से दे रहे हैं। तो जब हम दोनों हाथ से देंगे तो फिर से, इससे पहले हमने 10 दिया, 10 की वजह से 10 लोगों ने खा लिया, उसके बाद वो वैल्यू कांस्टेंट। हमने दीवार तोड़ दिया, दीवार तोड़ने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों हाथ से प्लेट दे रहे हैं। तो एक थोड़ा लेवल में आया, हमने वोल्टेज बढ़ाया, दीवार तोड़ दिया, तो फिर से इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो इसका माइनॉरिटी है वो इसका मेजॉरिटी है। जो उसके पास सब्जी है, मेरे पास चावल नहीं, मेरे पास चावल है, उसके पास सब्जी है, बात समझे, चावल नहीं है तो हम चावल दे रहे हैं। अब फिर से ये बढ़ने लगा, ये बढ़ा, फिर बढ़ते बढ़ते फिर हमने वोल्टेज बढ़ाया, ये वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे हैं, फिर वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते 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 फिर 100, और फिर 100 के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। फिर इस वोल्टेज पर, फिर उसके बाद ये हम V इनपुट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट। और ये करंट हमें कौन सी मिल रही है, IC,
कौन सी करंट मिल रही है हमें? आईसी। फिर हम और बढ़ाएंगे, फिर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, डिप्लेशन और घटेगा और माइनॉरिटी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में ट्रांसफर होगा और ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ये जो स्टेज आया कांस्टेंट वाला, इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेशन स्टेज। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन स्टेज। कांस्टेंट हो जा रही है करंट, ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सैचुरेशन। ये इनपुट है, ये आईसी करंट है, ठीक है। तो यहां पर ये जो आईसी है, तो मान लेते हैं कि इसका कुछ वैल्यू है और ये मिली एम्पियर में होगा। ये कलेक्टर करंट किस में होगा? मिली एम्पियर में। क्यों मिली एम्पियर में होगा? क्योंकि कलेक्टर वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है, इसलिए ये मिली एम्पियर में हो जाएगा और इनपुट कम होगा क्योंकि ये माइक्रो में, ठीक है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज कम। अब मान लीजिए ये 2 है, 2, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 6, या अगर 5 बढ़ाए तो ये मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, ठीक है। और इधर अगर हम बेस करंट की बात करें, बेस करंट कितनी है? बेस करंट, तो ये बेस करंट मान लीजिए, ठीक है, ये बेस करंट यहां पर मान लेते हैं IB मान लेते हैं 2 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि कम होगा, ठीक है, तो 2 माइक्रो एम्पियर, 2, इसको मान लेते हैं 5 है, इधर हमने ऑड लिया है, ठीक है, तो इधर भी हम 1 सेकेंड, इसको हम 4, 8, 12, 16, ठीक है, और इधर ले लेते हैं 2 माइक्रो एम्पियर, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा IB, 4 माइक्रो एम्पियर, ये हो जाएगा 6 माइक्रो एम्पियर, 6 माइक्रो एम्पियर, और ये हो जाएगा IB 6, और ये हो जाएगा 8 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये बेस करंट है, उस बेस करंट पर ये हमें कलेक्टर करंट मिल रहा है। तो ये इनपुट हमने कैसे दिया, ये समझ में आ गया कि हमने इनपुट को फॉरवर्ड में किया, वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते नी वोल्टेज आया, नी वोल्टेज से करंट मैक्सिमम। आउटपुट में क्या हुआ? आउटपुट में क्या हुआ? जो इसका मेजॉरिटी है, जो इसका माइनॉरिटी है, वो उसका मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी की वजह से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ने की वजह से करंट उसमें बढ़ने लगेगी, ठीक है। एक रिमार्केबल चीज क्या है, जो हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग में क्या पढ़ा था? फॉरवर्ड बायसिंग में ये पढ़ा था कि फॉरवर्ड करंट मेजॉरिटी, फॉरवर्ड करंट ज्यादा होगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा मिली एम्पियर में, लेकिन फॉरवर्ड में यहाँ माइक्रो इस वजह से है क्योंकि इनपुट वोल्टेज कम है और आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है, इस वजह से आउटपुट कलेक्टर करंट, रिवर्स करंट हमें कितनी मिल रही है? मिली एम्पियर में मिल रही। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, करंट इसमें बनती चली जाएगी। सैचुरेशन स्टेज, हर स्टेज के बाद एक करंट कांस्टेंट हो जाएगी, वोल्टेज हम और बढ़ाएंगे, और बढ़ाने से डिप्लेशन और घटेगा, इसमें से मेजॉरिटी इसमें ट्रांसफर होंगे, मेजॉरिटी के ट्रांसफर होने से करंट और बनेगी, क्योंकि करंट का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, I = NEAVD। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें ये हम लोग क्या समझ रहे हैं? एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। सेम सब में, स्विच में, एम्पलीफायर में, ऑसिलेटर में, सब में यही काम होगा, इससे हटके कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अब हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद आप कुछ इनपुट रेजिस्टेंस, अब हम लोग कुछ टर्म्स इसमें देखेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा? इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस बराबर होगा किसके? तो इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V/I, करंट, वोल्टेज अपॉन करंट। तो इनपुट रेजिस्टेंस, तो यहां हम वोल्टेज देंगे VBB या V इनपुट बाय IC, कलेक्टर करंट, ये हमें देगा इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या है? रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू दी कलेक्टर करंट, ये हमें इनपुट रेजिस्टेंस देगा। दूसरा क्या है? आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा?
आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो RO इज इक्वल टू, ठीक है, वोल्टेज हम आउटपुट है इसलिए वोल्टेज भी हम बाहर वाली लेंगे, तो V आउटपुट, ठीक है, V आउटपुट बाय कलेक्टर करंट, V आउटपुट बाय कलेक्टर करंट। ये जो V इनपुट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इनपुट बोले तो VBB बाय IC, और V आउटपुट को लिख सकते हैं VCC बाय IC। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया और ये आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस यहां पर एक करेक्शन करना है, जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली में इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो इनपुट वोल्टेज टू दी बेस करंट, क्योंकि बेस करंट इनपुट में है इस वजह से इनपुट वोल्टेज टू दी बेस करंट, ये इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज टू दी कलेक्टर करंट, क्योंकि कलेक्टर करंट आउटपुट में है और बेस करंट ये इनपुट में, इस वजह से इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। अब हम लोग समझेंगे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या है देखिए। अब एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये थर्ड टर्म हम लोग समझ रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या है, तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है अल्फा, इसको अल्फा से दिखाते हैं, ये दो होगा, एक डीसी होगा, तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा डीसी क्या होता है, तो ये होता है कलेक्टर टू दी बेस करंट, IC अपॉन IB, IC अपॉन IB, ये होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डीसी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या है, कलेक्टर करंट टू दी बेस करंट। और AC अल्फा AC क्या हो जाएगा, तो चेंज इन कलेक्टर करंट बाय चेंज इन बेस करंट, इसको हम लोग कहते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ AC। ये कब होगा, व्हेन कलेक्टर वोल्टेज मतलब VCC इज कांस्टेंट, व्हेन CC इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट होगा तब VCC इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अल्फा AC हो जाएगा चेंज इन IC बाय चेंज इन IB, चेंज इन बेस करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट। तो ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है करंट का, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, इसको दिखाएंगे अल्फा, ठीक है, चेंज इन इनपुट वोल्टेज बाय चेंज इन आउटपुट, सॉरी चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू दी चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू दी चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ये वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कहलाएगा, और ये करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाएगा, DC और AC। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, तो इसको लिखेंगे AV, अल्फा से नहीं दिखाएंगे इसको, AV कैपिटल A और V, ये एम्प्लीफिकेशन वोल्टेज है। तो एक चीज यहां पर देखिए, ये जो IE है ये IB है, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर IC अपॉन IB ही होगा, और ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर AC डेल्टा IC बाय IB होगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो सर्किट लिया है उस सर्किट में इमीटर कॉमन है, इस वजह से यहां पर हम कलेक्टर करंट टू दी बेस करंट, कलेक्टर करंट टू दी बेस करंट, ठीक है। और यहाँ वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन में भी हो जाएगा, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू दी चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर हम IB ही लेंगे, क्योंकि यहां पर IB इस वजह से लेंगे क्योंकि सर्किट हमारा कैसा है, कॉमन इमीटर। अगर हमारा सर्किट कॉमन बेस होता तब हम यहां पर इमीटर करंट लिखते, है ना, कलेक्टर करंट टू दी इमीटर करंट और चेंज इन कलेक्टर करंट टू दी चेंज इन इमीटर करंट। तो ये कौन से सर्किट के लिए है, इमीटर करंट कौन सी सर्किट के लिए होता, कॉमन बेस वाले में। लेकिन कॉमन बेस हम लोगों का टॉपिक नहीं, हम लोगों का टॉपिक है कॉमन इमीटर, इस वजह से हम क्या करेंगे, यहां पर बेस करंट यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझेंगे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये सब कंसेप्ट हम लोगों ने समझा था, और स्विच समझना आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आपने एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर को अच्छे से समझा। मैं गारंटी देता हूं कि आपने मेरे वीडियो को देखा होगा, तो बेशक मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आया ही होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये लेक्चर
ठीक है, समझने के बाद हम लोग स्विच को कैसे समझेंगे और कितनी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए यहां पर ये कंसेप्ट हमने समझा था कि जब हम इमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस करेंगे, ठीक है, इमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो यहां से इनपुट करंट हम लोग देंगे, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। अब इसमें स्विच के तौर पर ये कैसे काम करेगा, ठीक है, तो हम एक करेक्शन ये कर लेते हैं कि यहां हमने वेरिएबल वोल्टेज दिया है तो यहां भी हम वेरिएबल वोल्टेज दे दें, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे कि इक्वेशन लिखेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, इनपुट के लिए आउटपुट के लिए। तो इनपुट के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो यहां हम समझ क्या रहे हैं, स्विच, क्या समझ रहे हैं, स्विच, ट्रांजिस्टर एज स्विच, स्विच के तौर पर ये कैसे काम करेगा ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। स्विच, हम स्विच के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे इनपुट के लिए। इनपुट के लिए इक्वेशन क्या होगा, तो इनपुट के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। और हम दोनों के लिए सेपरेटली किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ में लूप रूल लगाएं तो हम अगर लूप रूल लगाएंगे तो अगर करंट इधर है, रेजिस्टेंस भी इधर है और हम इसमें ऐसे अगर बढ़ें तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए वोल्टेज IBRI, ठीक है, IBRI प्लस VBE इज इक्वल टू, सॉरी VBE, और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिला है इसलिए माइनस VBB इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VBB इज इक्वल टू IBRI प्लस VBE। ये आ गया इनपुट वोल्टेज, ठीक है, ये इनपुट है, इनपुट वोल्टेज के इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब हम लिखते हैं आउटपुट के लिए। तो आउटपुट के लिए एक चीज समझना है, ठीक है, आउटपुट के लिए एक चीज समझना है और इसे हम इरेज कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है यहाँ पर इसलिए इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसका काम नहीं है इस वजह से हम इसे फिर से यहाँ पर, ठीक है, ताकि जगह मिल जाए तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, हम क्या समझ रहे हैं, स्विच, ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक है स्विच, स्विच हम समझ रहे हैं और हमने इनपुट वोल्टेज VI, इनपुट के लिए अभी हमने क्या इक्वेशन लिखा था, ठीक है, IBRI प्लस VBE इज माइनस, क्योंकि बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिला है, लॉग के साइन को अगर यूज करेंगे तो इज इक्वल टू 0। तो VBB बराबर आ गया IBRI प्लस VBE, ये इनपुट है तो VI भी इसको बोलेंगे, ठीक है। ये हमने इनपुट वोल्टेज निकाल लिया, ठीक है, ये हमने इनपुट वोल्टेज निकाल लिया। अब हम निकालते हैं आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट V आउटपुट अगर हम निकाले तो V आउटपुट अगर हम निकाले तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, एक कंसेप्ट समझना है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, देखिए V आउटपुट हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। अब देखिए यहां पर वोल्टेज है VCC, मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट है, ये कितना है, 10 वोल्ट। यहां पर रेजिस्टेंस है और ये मान लेते हैं 1 ओम, रेजिस्टेंस कितनी है, कितना है, 1 ओम। इसमें से करंट अगर फ्लो हो 1 एम्पियर, अगर करंट 1 एम्पियर है तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस 1 वोल्ट, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, इस रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस यहां पर हमें पोटेंशियल कितना मिलेगा, 10 - 1। तो हम यहां लिख सकते हैं कि V आउटपुट जब हम लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 10 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट इज इक्वल टू 9 वोल्ट, ऐसा लिख सकते हैं। और ये 10 वोल्ट कौन है, VCC माइनस 1 वोल्ट कौन है, तो ये कौन सी करंट है, कलेक्टर करंट है, तो IC इंटू RO बराबर, और ये 9 वोल्ट हमें कहां मिल रहा है, VCE के पास, VCE। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं VCC, ठीक है। तो VCC इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दे तो VCE प्लस IC इंटू R0, और ये V आउटपुट है, ठीक है, V आउटपुट है। तो यहां इसे हम आउटपुट
वोल्टेज के इक्वेशन को भी हमने लिख लिया। अब यहां आते हैं ये स्विच का काम कैसे करेगा। हमने इनपुट वोल्टेज इक्वेशन लिख लिया, आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन लिख लिया। अब बात करते हैं कि देखिए यहां पर जब इनपुट, ठीक है, जब VI यहां पर जब इनपुट वोल्टेज, ठीक है, यहां पर हम एक चार्ट बनाते हैं VI और VO, ठीक है, VI और VO। अब देखिए जब हम इनपुट वोल्टेज कितना दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं, तो 0.1 वोल्ट, ठीक है, आउटपुट में कोई यहां करंट ही नहीं बनी, तो आउटपुट में कोई करंट नहीं, तो आउटपुट वोल्टेज कैसा है, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होगा आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि इनपुट वोल्टेज कम है, इनपुट वोल्टेज कम है, इनपुट वोल्टेज कम है, इनपुट वोल्टेज के कम होने से आउटपुट में कोई करंट नहीं बन रही है। और आउटपुट में कोई करंट, जब यहां से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी, जब ये 1 एम्पियर 0 एम्पियर होगा, कोई करंट ही नहीं, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। तो यहां हमें कितना मिलेगा, 10 वोल्ट ही मिलेगा, इसलिए ये मैक्सिमम है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बैटरी लाएं और टॉर्च के अंदर डाल दें और टॉर्च यूज ही नहीं करें, तो बैटरी में से पोटेंशियल खपत ही नहीं हुआ, क्योंकि सर्किट ओपन ही नहीं है, उस सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं हुई, तो बैटरी यूज ही नहीं हुआ, तो बैटरी जैसा का तैसा है। उसी तरह यहां पर 1 एम्पियर है 1 ओम, 1 एम्पियर 1 ओम। अगर 1 एम्पियर 0 है, कोई करंट नहीं है, तो यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ये 10 वोल्ट, मतलब ये जो 1 वोल्ट था ये 0 वोल्ट हो जाए तो 10 वोल्ट बराबर 10 वोल्ट, तो ये मैक्सिमम। अब हम करंट बढ़ाने लगे, करंट बढ़ाने लगे, 0.2 वोल्ट कर दिए मैक्सिमम, 5 वोल्ट कर दिए मैक्सिमम, 1 वोल्ट कर दिए मैक्सिमम। 1 वोल्ट तक कोई करंट नहीं फ्लो हुई, आउटपुट मैक्सिमम। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही 1 वोल्ट से आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं कि वो नी वोल्टेज पहुंच गया, अब नी वोल्टेज क्रॉस होने लगा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, करंट डिक्रीज होने लगी, 2 वोल्ट डिक्रीज होने लगी, 2.5 वोल्ट डिक्रीज होने लगी, 3 वोल्ट। अब करंट कितनी हो गई, 0, सॉरी 3, मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम से डिक्रीज होते होते कितनी हो गई, 0। कैसे 0 हो गई, जब यहां पर करंट 10 एम्पियर जितना फ्लो होने लगे, जब यहां पर करंट 10 एम्पियर, हम क्या कर रहे हैं, इनपुट बढ़ा रहे हैं, इनपुट बढ़ा रहे हैं, नी वोल्टेज से ज्यादा करंट है, नी वोल्टेज से ज्यादा करंट है, तो आउटपुट करंट भी बनेगा, आउटपुट करंट बनेगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आउटपुट करंट भी बनेगा। जब आउटपुट करंट बनेगा तो ये जो 1 एम्पियर था, ये 1 एम्पियर होते होते अगर ये 10 वोल्ट हो जाए, तो 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, यहां कितना मिलेगा हमें, 0 वोल्ट, तो ये 0 हो गया। उसके बाद हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ये 0 ही है। तो यहां पर इनपुट हम दे रहे हैं, ये मैक्सिमम, डिक्रीज और 0। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, इसी चीज का अगर हम ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए यहां पर वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज है और ये इनपुट वोल्टेज, यहां पर ये वोल्टेज मैक्सिमम 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 के बाद ये डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज होते होते, ठीक है, मैक्सिमम के बाद डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज होते होते कांस्टेंट। तो यहां पर 2 स्टेज है, एक ये स्टेज है और एक ये स्टेज है। इस वाले में कोई करंट नहीं थी, तो ये वाला स्टेज क्या हो जाएगा, ऑफ। इसमें करंट बनने लगी, ठीक है, इसमें करंट बनने लगी, तभी तो ये ऑन होने, मतलब करंट बनने लगी तभी तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ऑन। इसको कट ऑन बोल सकते हैं, इसको कट ऑफ बोल सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव रीजन। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव रीजन। बात समझे, जैसे देखिए यहां पर जब इनपुट में इनपुट वोल्टेज कम है, इनपुट वोल्टेज कम है, तो जब IB 0 हो, जब बेस करंट 0 हो, तो IC भी क्या होगा, 0। IB 0 तो IC भी 0, क्योंकि बेस करंट ही नहीं है। और जब बेस करंट नहीं होगा, बेस करंट नहीं होगा तो IC करंट नहीं होगा, बेस करंट नहीं है तो IC करंट नहीं है। अब IC करंट नहीं है, बेस करंट नहीं है, IC करंट नहीं है, ठीक है, तो कोई करंट नहीं है। इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज इनपुट कैसा है, कम, वोल्टेज इनपुट क्या है, डाउन या लेस। आउटपुट वोल्टेज कैसा है, मैक्सिमम। जब IB इंक्रीज करने लगे, इंक्रीज, तो IC भी इंक्रीज, VI क्या है, ये भी इंक्रीज, और VO ये क्या है, डिक्रीज। तो जब करंट बनने लगे तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑन।
जब सर्किट में करंट फ्लो होने लगे तो हम क्या कहेंगे, सर्किट ऑन है, सर्किट क्लोज है, क्लोज सर्किट है तो ऑन, और जब करंट नहीं बने तो क्या कहेंगे, ऑफ। जब सर्किट करंट बनने लगे तो ऑन, और जब नहीं हो तो क्या कहेंगे, उसको ऑफ कहेंगे। तो यहां पर हम साफ देख सकते हैं कि ये ऑफ स्टेज और ऑन स्टेज, और ये बीच का एक्टिव रीजन, और एक्टिव रीजन हमको नहीं चाहिए। एक्टिव रीजन हम कोशिश करते हैं कि वो बहुत कम हो, ताकि ऑन से ऑफ होने में ज़्यादा वक्त ना लगे और फटाक से ऑन ऑफ हो जाए। जैसा रिमोट में, रिमोट से हम लोग जो काम करते हैं, तो रिमोट के अंदर यही कंसेप्ट और उसके सर्किट में यही कंसेप्ट यूज होता है, और रिमोट के बटन से हम तुरंत ऑन ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये था ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफायर हम लोग, एम्पलीफायर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एम्पलीफायर होता क्या है और एम्पलीफायर बनाने का मकसद क्या है। एम्पलीफायर हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जैसे मान लीजिए कि जैसे जब इलेक्शन होने वाले रहते हैं, तो इलेक्शन में होता ये है कि रैलीज होती हैं, तो रैलीज में जो नेता होते हैं वो स्पीच देते हैं। तो स्पीच अगर मान लीजिए कि वो कोई माइक सिस्टम नहीं, तो वो जब अपने मुंह से आवाज़ निकालेंगे वो एक लिमिटेड एरिया तक ही लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन आवाज लोगों तक पहुंचे, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ताकि उनके नए वादे और ये सब चीजें उनको लोगों को सुनाई दे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइक यूज करते हैं। तो माइक में जो माइक तो है वो माइक्रोफोन है, वो हमारे वॉइस को, आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन साथ में एक बॉक्स होता है, एक मशीन होती है, उसी मशीन को हम लोग एम्पलीफायर बोलते हैं। तो वो मशीन क्या करती है, हमारे आवाज को बढ़ा देती है, आवाज के वोल्टेज को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, तो वो एम्पलीफायर है। और ये ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है देखिए। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने इसके बेसिक कंसेप्ट को समझा था, और मैंने कहा भी था उस लेक्चर में कि यही बेसिक फंडामेंटल है, और ये समझ गए तो आप स्विच भी समझ जाइएगा, एम्पलीफायर भी समझ जाइएगा और ऑसिलेटर भी समझ जाइएगा। इसमें क्या था कि इमीटर और बेस को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस करने से यहां से फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वोल्टेज बढ़ते बढ़ते नी वोल्टेज और मैक्सिमम करंट, और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब होता यहां ये है कि जब हम इस दोनों को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जो कलेक्टर का माइनॉरिटी है, ठीक है, जो कलेक्टर के लिए माइनॉरिटी है वो इसके लिए, बेस के लिए क्या है, मेजॉरिटी है। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो बेस क्या करता है, बेस में इसकी माइनॉरिटी एक्सेस हो जाती है और ये ट्रांसफर कर देता है। तो जब हम बेस करंट बढ़ाते हैं तो बेस करंट बढ़ाने से होता यह है कि बेस के पास जो चार्ज कैरियर बढ़ने लगता है वो एक्चुअली में इसका माइनॉरिटी है, और जब वो इसका माइनॉरिटी है तो इसके पास माइनॉरिटी की संख्या बढ़ने लगती है, और इस वजह से बेस करंट बढ़ाने से कलेक्टर करंट बढ़ने लगता है। ठीक है, ये हम लोगों ने ट्रांजिस्टर एक्शन में समझा था, अभी फिर से मैंने रिकॉल कर दिया है। अब सर्किट को थोड़ा देखें तो सर्किट में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, तो यहां पर कैपेसिटर लगा है और यहां पर कैपेसिटर लगा है, ये C1 है और ये C2 है। कैपेसिटर लगाने का क्या मकसद है, कैपेसिटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है। चूंकि हमने यहाँ वोल्टेज बैटरी डीसी लगाया हुआ है, यहाँ भी डीसी लगाया हुआ है, तो ये डीसी करंट बाहर ना चली जाए, इस वजह से हम यहाँ कैपेसिटर लगा देते हैं, ताकि यहाँ से सिर्फ एसी आएगी और इस डीसी को, ये डीसी ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ भी बैटरी लगाए हुए हैं तो यहां से डीसी बाहर ना जाए, एसी बाहर जाए, इस वजह से यहां हमने कैपेसिटर लगा दिया। तो जब हम आगे पीछे कैपेसिटर लगा देते हैं तो डीसी बस इसी रेंज में ही मूव करने लगते हैं। ठीक है, करने लगती है। अब देखिए एम्पलीफायर का पहला पॉइंट हम लोग क्या समझेंगे, तो पहला पॉइंट हम समझेंगे कि इनपुट और आउटपुट में हमने कैपेसिटर क्यों लगाया। इनपुट और आउटपुट में कैपेसिटर हमने इस वजह से लगाया है, टू ब्लॉक इनपुट एंड आउटपुट कैपेसिटर क्यों लगाया है, टू ब्लॉक डीसी को ब्लॉक करने के लिए हमने लगाया है। अब दूसरी चीज क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट के एम्प्लीफिकेशन को समझना है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या है, अल्फा AC इज इक्वल टू डेल्टा IC बाई डेल्टा IB, डेल्टा IC बाई डेल्टा IB। अब अगर डेल्टा IC में अगर हम 16 ले लेते हैं तो 16 मिली एम्पियर, 16 इंटू 10 टू दी पावर -3, और IB 16 के लिए IB कितना है, 8 माइक्रो एम्पियर, तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और ये ऊपर चला जाएगा तो
ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब कि 2000 टाइम ये अल्फा AC 2000 टाइम्स, समझिए क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। तो करंट एम्पलीफिकेशन आप साफ देख सकते हैं। और ये सब किस पर काम कर रहा है, एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर पर। हम अगर यहां 1 एम्पियर देंगे इनपुट, अगर हम 1 एम्पियर करंट अगर है तो आउटपुट हमको कितना टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, 2000 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि इसका एम्पलीफिकेशन किस तरह है। और ये सब किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है कि हम फॉरवर्ड बायस कर दिए किसको, इमीटर और किसको, बेस को, और कलेक्टर और बेस को क्या, कलेक्टर और इमीटर को क्या कर दिए, रिवर्स बायस कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि यहां पर जो इमीटर है, इमीटर के पास जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी है वो अगला के लिए क्या है, मेजॉरिटी है। दोनों कंबाइंड हो जाएगा क्योंकि डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब डिप्लेशन लेयर घट जाएगा तो घटने से क्या होगा कि जो कलेक्टर का माइनॉरिटी है वो बेस में इकट्ठा होने लगेगा क्योंकि डिप्लेशन लेयर घटने लगा और वो मेजॉरिटी है, उससे वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो बेस करंट के बढ़ने से क्या बढ़ने लग रहा है, कलेक्टर करंट बढ़ने लग रहा है। और उसका इफेक्ट हम यहां देख सकते हैं जो हमने ट्रांजिस्टर एक्शन में पढ़ा था, नी वोल्टेज और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए अल्फा AC कितना टाइम्स इंक्रीज कर दे रहा है, 2000 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहा है किसको, करंट को। इसी तरह हम वोल्टेज एम्पलीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन क्या है, थर्ड वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन क्या है, तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है देखिए, ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन AV डेल्टा IC बाई डेल्टा IB इंटू RO बाई RI। तो डेल्टा ICI बाई कितना है 2000, और इससे हम क्या कर सकते हैं, और इसके वैल्यू को डालेंगे तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जो हम वोल्टेज यहां देंगे इनपुट में वो क्या हो रहा है, आउटपुट में हमको उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा हुआ मिल रहा है। कैसे बढ़ रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज क्या है, तो हम यहां पर इसके इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज अगर लिखें, ठीक है, तो एक चीज तो हम समझ गए कि ये एम्पलीफिकेशन कितना कर रहा है। अब एक चीज ये समझना है कि हम यहां पर दे रहे हैं इनपुट ऐसा, ठीक है, फर्स्ट हमारा जो हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव है इनपुट में, लेकिन हम देख रहे हैं कि आउटपुट में हमें कैसा मिल रहा है, लंबा ज्यादा मैग्नीट्यूड मिल रहा है, वो तो हम समझ गए, लेकिन निगेटिव क्यों मिल रहा है ये समझने के लिए हम इक्वेशन देखेंगे। तो यहां पर जो हमने इक्वेशन लिखा है, इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें और किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए IB, ठीक है, ये हो जाएगा VBB बराबर, ठीक है, IB इंटू RI किरचॉफ्स लॉ लगाएं, लूप रूल, तो प्लस VBE और ये बैटरी का निगेटिव मिला इसलिए VBB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो VBB इज इक्वल टू उधर भेज देंगे तो हो जाएगा IB इंटू RI प्लस VBE, ये इनपुट का है, ठीक है। आउटपुट का देखिए तो आउटपुट का क्या हो जाएगा, VCE बराबर VCC माइनस IC इंटू RO। अब देखिए ये आउटपुट का है, ये आउटपुट वोल्टेज है। अब ये जब आउटपुट वोल्टेज है तो यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं, जब ये आउटपुट वोल्टेज है तो जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट के बढ़ने से, ये तो VCC क्या है, कांस्टेंट है, VCC क्या है, आउटपुट वोल्टेज, ये कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है और ये बढ़ने लगेगा तो यहां पर हमारे पास जो डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस ज्यादा होगा, लेकिन साइन उसका कैसा होगा, माइनस वाला, क्योंकि निगेटिव साइड क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जो हम इनपुट दे रहे हैं वो कैसा है, इनपुट जो हम दे रहे हैं, ये जो इनपुट है, ये इनपुट दे रहे हैं, ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है इनपुट, क्योंकि यहां पर कोई माइनस नहीं है, सब प्लस है। और जब हम बेस करंट बढ़ाएंगे तो इनपुट मेरा बढ़ता चला जाएगा, प्लस में जाएगा, लेकिन आउटपुट में देखिए IC के बढ़ने से ये वाला साइड बढ़ता चला जाएगा और माइनस में इस वजह से निगेटिव होता चला जाएगा। और निगेटिव जब हो जाएगा, ये साइड जब निगेटिव हो जाएगा तो हम जब इसका साइकिल बनाएंगे तो वो साइकिल हमें कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और कितना ज्यादा होगा, 2000 टाइम ज्यादा होगा। तो इस तरह से हमारा एम्पलीफायर काम करता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर अपना माइक लगा देते हैं, यह माइक लगा दिए, माइक्रोफोन, और यहां पर क्या करते हैं, तो यहां पर हम
स्पीकर लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर हम स्पीकर लगा देते हैं और स्पीकर से हमें आवाज मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से एम्पलीफायर काम करता है। तो आप साफ देख रहे हैं कि सब ट्रांजिस्टर एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर के ऊपर ही काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आपने स्विच भी समझ लिया, आपने एम्पलीफायर भी समझ लिया और आपने ऑसिलेटर भी समझ लिया। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।